नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार यादव है। एनटीए यूजीसी नेट द्वारा आयोजित परीक्षा जून 2023 में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। साथ ही विगत वर्ष ही मैंने जेएनयू एमए ज्योग्राफी के लिए क्वालिफाई किया था। मैंने अपनी स्नातक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है और वर्तमान में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एमए ज्योग्राफी 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ। आज इस प्लेटफॉर्म डीकेटी के माध्यम से I will share here how to qualify JRF without any coaching with the latest changing pattern। सबसे पहले हम जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, इसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं फ्यूचर में, और लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसके लिए क्या सोर्सेज यूज किए जाने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जिस भी सब्जेक्ट से आप अपीयर होना चाहते हैं उसी विषय में आप एमए कर रहे हों या कर चुके हों, लोगों को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कब इस एग्ज़ाम में अपीयर हों। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप एमए अपीयरिंग के दौरान अपीयर हो सकते हैं और बाद में भी हो सकते हैं। इसके बाद बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, तो आप एक बार नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद स्टेट यूनिवर्सिटी से लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर जाने के लिए योग्य हो जाते हैं। और इसके बाद बात करें अगर एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें पेपर 1 के 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में 10 यूनिट्स होते हैं, प्रत्येक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन होते हैं। इसमें DI, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इन सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सिलेबस को एक बार कम्प्रिहेंसिवली कवर करें। उसके बाद मार्केट में बहुत सारे पेपर 1 की PYQ के भी बुक अवेलेबल हैं, आप वहां से PYQ अटेम्प्ट करें। और टीचिंग DI और लॉजिकल रीजनिंग को आप इंटीग्रेट करके पढ़ें। DI से आप घबराएं नहीं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में आप जो पढ़ते हैं उसी का एप्लीकेशन होता है। जो भी DI में डेटा दिया जाता है उससे आपको बेसिक कैलकुलेशन करके, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट और रेशियो, यही सब निकालना होता है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। और इसके बाद बात करें कम्प्रीहेंशन की, तो कम्प्रीहेंशन आप एकदम सावधानी पूर्वक पढ़ें और ह्यूमैनिटीज वाले कोशिश करें कि उनका कम्प्रीहेंशन बिल्कुल गलत ना हो। तो पढ़ते समय केयरफुली पढ़ने की कोशिश करें। और इसके बाद बात करें ICT और कम्युनिकेशन का, तो इन दोनों यूनिट्स को आप इंटीग्रेट करके पढ़ें, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसके बाद बात करें पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन को, तो इन टॉपिक्स को आप एक बार कम्प्रिहेंसिवली कवर करने के बाद शॉर्ट क्रिप्स नोट बना लें, जिससे कि लास्ट मोमेंट में आप आसानी से रिवाइज कर सकें। हालांकि पेपर 1 के लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप पेपर 1 के लिए नोट्स ज़रूर बनाएं। इसमें आपको एग्ज़ाम के अपीयर होने से पहले आपको रिवीजन में सहूलियत होगी। इसके बाद करें पेपर 2 की। बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में हाल के दिनों में एक ट्रेंड नोटिस किया गया है कि पहले फैक्ट बेस्ड सवाल ज़्यादा आते थे, हालांकि अब ऐसा नहीं है। अब आप फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट पर विशेष ध्यान दें। बहुत बेसिक्स कंसेप्ट को ही स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, जिससे वो कॉम्प्लेक्स लगता है। तो आप कंसेप्ट पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इन सब के लिए आप सविंद्र सर सिंह की बुक रेफर कर सकते हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो तो बहुत सारे सवालों को बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप NCERT को क्लास 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की बुक को रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आप क्लास 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के लिए यूनिट 2 और 3 को रेफर करें और उसके बाद आप सविंद्र सर की बुक को पढ़ें। आपको इससे एक बेसिक टू एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और सेम चीज़ वहीं आप करें ओशियोनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी के साथ भी। आप पहले बेसिक NCERT पढ़ें, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और उसके बाद सविंद्र सर सिंह की बुक की देखें। और इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ही प्रोफेसर रहे प्रोफेसर SS ओझा सर, उनके द्वारा फिजिकल ज्योग्राफी के सारे यूनिट्स जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी
ओशिनोग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आप जब भी उनके लेक्चर्स पढ़ें तो आप इस बात का ख्याल रखें कि पहले आप बुक रीडिंग जरूर करें। जो भी टॉपिक पढ़ना है आप उस बुक का रीडिंग लगाएं, उसके बाद सर के लेक्चर्स को रेफर करें। साथ ही साथ क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन के लिए यहीं के प्रोफेसर हैं अभी वर्तमान में प्रोफेसर अनुपम पांडे सर। क्लाइमेटोलॉजी की उनके 17-18 वीडियोज अवेलेबल हैं जो कि वहाँ पे उन्होंने बहुत ही लूसिड वे में एक्सप्लेन किया है, तो आप उनके भी लेक्चर्स रेफर कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट के लिए आप माजिद हुसैन सर की बुक को रेफर करें, उन्होंने बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में लिखा है। इसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी के लिए कोई खास स्पेसिफिक बुक तो नहीं आती है, लेकिन इसके लिए आप यूजीसी नेट अरिहंत की जो एक गाइड आती है उसको रेफर करें। वहाँ पर आपको चीज़ें बहुत ही प्रिसाइज मिल जाएंगी और उसके बाद आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट करें, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज और रिसोर्सेज पर विशेष ध्यान दें। इसके बाद एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में वॉन थुनेन की थियरी और क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड्स पर विशेष ध्यान दें। इसी के इर्द गिर्द सवाल एग्जाम में घूमते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल थियरीज, इस पर विशेष ध्यान दें और ट्रांसपोर्टेशन में भी जो भी थियरीज हैं उस पर विशेष ध्यान दें। इसके बाद बात करें सोशल, कल्चरल एवं पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, तो आप सोशल एवं कल्चरल के लिए भी आप माजिद हुसैन सर की बुक जो ह्यूमन ज्योग्राफी आती है उसमें बहुत ही स्पेसिफिक कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, और साथ ही साथ यूजीसी नेट अरिहंत की जो गाइड आती है उस वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। और उसके बाद पीवाईक्यू जरूर लगाएं, प्रत्येक टॉपिक के बाद आप पीवाईक्यू जरूर लगाएं, उससे आपको एक आइडिया लगेगा किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताना यहाँ रह गया, मैं बताना चाहूँगा कि फिजिकल ज्योग्राफी में आप जीसी लियोंग को भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से दिए गए हैं, और साथ ही साथ आप कुछ लैंड फॉर्म्स जो कि सविंदर सिंह सर में बहुत अच्छा से नहीं दिया गया है उसको भी जरूर रेफर करें। इसके बाद बात करें अगर पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप फ्रंटियर, बाउंड्री और रिमलैंड की जो थियरी है और हार्टलैंड की जो थियरी है इस पर विशेष फोकस करें। इसके बाद बात करें अगर ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की, तो इसके लिए आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास 11th और 12th की जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की बुक आती है आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें, वहाँ से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और उसके बाद आप आर एल सिंह की बुक रेफर कर सकते हैं, उसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को दिया गया है। और GIS, रिमोट सेंसिंग, इन सब के लिए आप यूट्यूब का सहारा लें, वहाँ पर बहुत लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो कि आपको बहुत ही लूसिड वे में वहाँ से कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। और एक नया टॉपिक है मोर्फोमेट्रिक एनालिसिस, उस पर विशेष फोकस करें, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में देखे गए हैं। इसके बाद बात करें अगर इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी में आप फोकस करें क्लास 11th की NCERT बेसिक्स के लिए। उसके बाद DR खुल्लर की, DR खुल्लर देखने में काफ़ी बल्कि है, आप घबराएं नहीं, उसमें सारा नहीं पढ़ना है, बहुत ही कंसाइज और प्रिसाइज वे में पढ़ना है, जो भी सिलेबस में है बस उसी को पढ़ना है। तो आप वहाँ से कवर करने के बाद PYQ रेफर करें। PYQ से आपको एक आइडिया लगता है कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, और इन सबको कवर करने के बाद आप रिवीजन और PYQ पर विशेष ध्यान दें। और इसके बाद मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर विशेष फोकस करें। NTA द्वारा ही एक ऐप लॉन्च किया गया है, अभ्यास ऐसा कुछ करके है, NTA अभ्यास, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मॉक्स फ्रीली अवेलेबल हैं और उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में एग्जाम में आपको आते हैं। तो आप वहाँ मॉक जरूर लगाएं, जितना हो सके आप मॉक जरूर लगा के जाएं। इससे आपको एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि आप एग्जाम में कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, जिससे कि आप वहाँ से आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और इसके साथ ही एक ज्योग्राफी के लिए टॉपिक वाइज PYQs को देखने के लिए अटेम्प्ट करने के लिए एक ऐप आता है फ्रेंड जियो करके, आप उसको डाउनलोड कर लें। वहाँ से आपको टॉपिक वाइज सारे PYQs इजिली अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आप जब भी रिवीजन करें, रिवीजन के जस्ट बाद आप PYQ लगाएं और उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से आपका कोर एरिया है और किस एरिया पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इससे आप अपनी वीक एरिया पर फोकस कर पाएंगे। इसके बाद ये सारे तो हो गए। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो वहाँ पर थोड़ा आप कॉन्फिडेंट रहें और
एग्जाम हॉल में जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो पेपर अटेम्प्ट करते समय आप DI, लॉजिकल रीजनिंग या जो भी चीजें आपको कॉम्प्लेक्स लगे, थोड़ा टफ लगे, आप उसको लास्ट के लिए रखें। सबसे पहले जो फैक्चुअल और जो आपको आसान लगे उसको आप पहले हल करें, जिससे आपको समय की स्कार्सिटी लास्ट में नहीं पड़ेगी। तो और कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी आप थोड़े सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग होता है, थोड़ा केयरफुली पढ़ना होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन भी आप बाद में करें। सबसे पहले फैक्चुअल क्वेश्चंस करें, उसके बाद थोड़ा उससे मॉडरेट लेवल के वो करें, और लास्ट में टफ क्वेश्चंस करें, जिससे कि आपको समय की कमी नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहें, डिसिप्लिन रहें और कॉन्फिडेंट रहें। मैं इस अपनी जर्नी के लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स, खास करके प्रोफेसर SS ओझा सर, अपने मित्र अभिषेक ओझा एवं अपने छात्रावासी सीनियर्स का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।